सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन का एक परिमाणात्मक अध्ययन करके बताना। हम सिद्ध करके बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षित रहती है जब भी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटित हो रही होती है। क्योंकि चैप्टर में हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को ही पढ़ रहे हैं, तो हम सिद्ध करके बताएंगे यदि कहीं पर भी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटित हो रही है तो उस घटना के घटित होने के सापेक्ष भी ऊर्जा संरक्षित ही रहती है। तो हमने यहाँ एक कुंडली को प्रदर्शित किया है। यह जो कुंडली है इसका नाम PQRS रखा गया है। यहाँ दो तरीके का चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 प्रदर्शित किए गए हैं। B1 चुंबकीय क्षेत्र आधी कुंडली पर अध्यारोपित है और B2 चुंबकीय क्षेत्र बाकी की बची हुई आधी कुंडली पर अध्यारोपित है। हमने यहाँ B1 वाले चुंबकीय क्षेत्र को V2 की अपेक्षा बड़ा लिया है। B1 की मात्रा ज़्यादा है B2 के सापेक्ष में। जब B1 जो चुंबकीय क्षेत्र है वह B2 के सापेक्ष में बड़ा है, B1 बड़ा है B2 से, तो इसका मतलब है जो हमारी भुजा PS है वो उच्च विभव पर स्थित होगी और जो हमारी दूसरी भुजा है QR वह निम्न विभव पर स्थित होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है उतना ही विभव भी मान ज़्यादा रखेगा, इसीलिए यहाँ विभव कम होगा और इस स्थिति में विभव ज़्यादा होगा। आपने पढ़ा है कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, तो इसलिए कुंडली में धारा का जो प्रवाह होगा वह P से Q की दिशा में, Q से R की दिशा में, R से S की दिशा में और S से P की दिशा में रहा होगा। उच्च विभव वाली स्थिति से निम्न विभव की तरफ यहाँ धारा का प्रवाह हो रहा होगा। इस परिस्थिति में हम कुंडली की जो भुजाएं हैं उन सभी को एक धारावाही चालक के रूप में मान करके चलेंगे। PQ एक धारावाही चालक की तरह काम करेगा, ऐसे ही QR एक धारावाही चालक, RS एक धारावाही चालक और SP भी एक धारावाही चालक की तरह ही व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनकी प्रत्येक भुजाओं पर हम अलग अलग बल की गणना करके बताएंगे। अभी हमने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ा था, उस नियम के हिसाब से ही यह इसकी लंबाई को L प्रदर्शित किया है। B1 जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह बाहर निकलते हुए है। यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा इस चालक छड़ में नीचे की तरफ हमें प्राप्त हो रही है, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के हिसाब से बल की जो दिशा होगी वह यहाँ बाईं ओर होगी। इसी तरीके से यदि हम इस वाले भाग में भी बल की दिशा को ज्ञात करके बताएं तो यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो उसी दिशा में है, प्रेरित धारा की दिशा बदल गई है और बल की जो दिशा है फिर से उसी नियम के हिसाब से हमें दाईं ओर प्राप्त हो रही होगी। इस तरीके से हमें F1 की दिशा भी प्राप्त हो जाएगी और F3 की भी दिशा प्राप्त हो जाएगी। साथ ही इनके लिए जब हम बल की गणना कर रहे होंगे तो बल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल बिल साइन थीटा। थीटा की बात करें तो थीटा के लिए यहाँ कोण फिर से 90 अंश के बराबर है, इसीलिए फोर्स के लिए फॉर्मूला हम BIL ही यहाँ लगा रहे होंगे। तो हम यहाँ आगे बढ़ें तो हमने यही सारा काम यहाँ लिख करके बताया है, जो भी बोल करके बताया था। F1 हमें मिला B1IL, क्योंकि B1 वाले चुंबकीय क्षेत्र में वह भाग रखा है, और F3 मिलेगा IL B2, जिनकी दिशाएं भी हमने प्रदर्शित कर दी हैं। F1 की दिशा बाईं ओर और F3 की दिशा दाईं ओर स्थित होगी। साथ ही यदि हम बात करें इनके बाकी बची हुई दोनों भुजाओं की, ये जो बाकी की दोनों भुजाएं हैं, जितना भाग B1 का इतने हिस्से में आरोपित हो रहा है उतना ही भाग B2 का भी आरोपित हो रहा है। यानी कि आधे भाग में B1 इधर है, आधे भाग में B2 इधर है, ऐसी आधे भाग में B1 इधर है, आधे भाग में B2 इधर है। यानी कि जितना चुंबकीय क्षेत्र B1 इन दोनों छड़ों को आरोपित करके बता रहा है उतना ही B2 वाला चुंबकीय क्षेत्र भी उन्हें समान रूप से आरोपित कर रहा है। यानी कि दोनों के दोनों चुंबकीय क्षेत्र इस पर समान प्रभाव छोड़ रहे हैं। इसीलिए जो हमारी भुजा PQ होगी और जो हमारी भुजा SR होगी वो समान मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र B1 B2 के संपर्क में होने के कारण इन पर जो हमें बल प्राप्त हो रहे हैं F2 और F4 वह दोनों विपरीत दिशाओं में भी होंगे, और विपरीत दिशाओं में होने के कारण मात्रा में तो बराबर लगेंगे ही लगेंगे बल, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है दोनों की दोनों छड़ों पर समान है। इसीलिए इनका जो कुल बल का मान होगा F4 और F2 का यदि हम परिणामी निकालेंगे तो वह 0 के बराबर आएगा। कुल मिलाकर के जो कुंडली की चारों भुजाएं थीं इनमें से दो भुजाओं के तो बल आपस में निरस्त हो गए, बाकी की भुजाएं बची F1 और F3 वाले बल वाली। यदि हम इन दोनों का परिणामी बल निकालेंगे, F नेट निकालेंगे, तो B1 वाला चुंबकीय क्षेत्र बड़ा है, इसीलिए इस पर लगने वाला बल भी बड़ा होगा। इसीलिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा F1 माइनस F3, क्योंकि विपरीत दिशाओं में है। घटा करके परिणामी बल का मान ज्ञात करेंगे तो F नेट, तो परिणामी बल मिलेगा F1 माइनस F3। तो हमने यहाँ पर यही लिख करके बताया F नेट
परिणामी बल आपस में निरस्त हो जाएंगे जब F2 और F4 वाले बढ़ेंगे, तो F नेट की वैल्यू मिलेगी IL इंटू में V1 माइनस V2, क्योंकि IL कॉमन आ रहे थे, F1 में V1 बचा अंदर और F2 में V2 बचा है। यदि हमें कुंडली को विस्थापित करने में किया गया यांत्रिक कार्य निकालना है तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मान तो ये रहा बल, विस्थापन कैसे निकाल करके बताएंगे। विस्थापन एक तरीके की दूरी होती है और दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेग गुणा में समय। तो इसलिए वेग का मान यहाँ v के बराबर है और समय हम छोटे से समय अंतराल के लिए पढ़ रहे हैं तो dt लिख करके चलेंगे। साथ ही I के लिए यदि हमें फॉर्मूला चाहिए है तो I के लिए फॉर्मूला होता है VLB अपॉन में R। तो I इक्वल V1 माइनस V2 इंटू में LV अपॉन R मिलेगा। यदि इस I की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं तो हमें W का मान मिलेगा V1 माइनस V2 इंटू में I की प्लेस पे ये सारी वैल्यू रखनी है, इंटू में V डी थीटा और L यहाँ साथ में ऐसे के ऐसे ही बचेंगे। इन सभी की यदि हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो V1 माइनस V2 होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डी टी अपॉन R, ये हमें W का मान मिलेगा। यदि हमें कुंडली में धारा प्रवाह के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उस ऊष्मा की गणना करनी है, तो ऊष्मा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। यह H इक्वल आई स्क्वायर आर टी वाले फॉर्मूले में यदि हम I की जगह I का मान रख लेते हैं तो यह सारी वैल्यू हमें सॉल्व करके मिलेगी V1 माइनस V2 होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डी टी अपॉन R। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की यदि आप तुलना करेंगे तो यह दोनों के दोनों मान बिल्कुल एक जैसे मानों को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि W किया गया जो कार्य है वह उत्पन्न ऊष्मा के बराबर है, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं वह ऊष्मा में बदल जाता है बल्कि उसका क्षय नहीं होता है। अतः सिद्ध हो जाता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित ही रहती है, ऊर्जा का कोई भी क्षय नहीं होता है। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हमने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन में दिया है एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 1.5 मीटर है, लंबाई L को 1.5 मीटर लिख करके बताया। लूप का आधा हिस्सा 2.5 टेस्ला और आधा हिस्सा 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। हम अपने फॉर्मूले में जो हमने डेरिवेशन अभी किया, बड़े वाले मान को B1 से और छोटे वाले मान को B2 से प्रदर्शित कर रहे थे, तो V1 का मान 2.5 टेस्ला और B2 का मान 1 टेस्ला लिख करके बताएंगे। लंबवत दिया है यानी थीटा का मान 90 अंश के बराबर है। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर रहे हैं। V का मान, वेग का मान 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम इसे मीटर पर सेकंड में बदल लें तो किलोमीटर को बदलने के लिए 1000 और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 का भाग यहाँ बट्टे में करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के हमें हल करके यहाँ मिलेगा V बराबर 2 मीटर पर सेकंड। साथ ही प्रेरित वैद्युत भाग बल हमें निकाल करके बताना है, तो अभी आपने EMF के लिए फॉर्मूला पढ़ा V1 माइनस V2 इंटू में VL। यदि सारी वैल्यूज़ हम यहाँ लगा लेते हैं तो आपको EMF की वैल्यू सॉल्व करके मिल जाएगी 4.5 वोल्ट। यही फॉर्मूला अभी हम पीछे इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ हमने EMF इस्तेमाल नहीं किया था, वहाँ हमने I निकाला था। और I जब निकाल रहे थे तो अपॉन में हम R लिख रहे थे, क्योंकि EMF इक्वल होता है I इंटू में R के। तो I अगर निकालना है तो अपॉन में R पहुँचा रहे थे, तो वहीं से EMF की वैल्यू V1 माइनस V2 इंटू में VL वाले फॉर्मूले से हमने यहाँ निकाली है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक को केवल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।